सुबंधु की रचना वासवदत्ता। सुबंधु की एकमात्र रचना वासवदत्ता ने ही उन्हें गद्य काव्य के आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित कर अमरत्व प्रदान किया है। भारतवर्ष की प्राचीन कथा परंपरा में वासवदत्ता की जो कहानी प्रसिद्ध है, वस्तुतः उससे सुबंधु की एक इस वासवदत्ता के कथानक से कोई संबंध नहीं है, केवल उससे नाममात्र का ही साम्य है। वासवदत्ता की कथा वस्तु सुबंधु के मस्तिष्क का मौलिक उपज मानी जाती है। कवि ने कथा के अनुकूल ही अपनी उर्वरा शक्ति से कल्पित कथा वस्तु का उपन्यास किया है। वासवदत्ता का कथानक बहुत ही स्वल्प कलेवर लेकर सहृदयों के सम्मुख उपस्थित होता है। कथानक का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। राजा चिंतामणि का पुत्र कंदर्प केतु बहुत ही सुंदर राजकुमार है। एक रात वह स्वप्न में अपने से भी अधिक सुंदर राजकुमारी को देखता है। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रातःकाल होते ही अपने मित्र मकरंद के साथ उस सुंदरी की खोज में निकल पड़ता है। खोज की धुन में राजकुमार विंध्य पर्वत पर पहुंचकर एक सुख दंपति के संलाप से उस सुंदरी का पता पा जाता है और पाटलिपुत्र में उसका मिलन बिना बाधा के ही राजकुमारी से हो जाता है। किंतु वहां पर राजकुमार को ये जानकर हार्दिक वेदना होती है कि राजा श्रृंगार शेखर वासवदत्ता का विवाह विद्याधरों के राजा पुष्पकेतु से करना चाहता है। इस अड़चन के कारण दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में सलाह विचार करके एक जादू के ड्रैगो पर चढ़कर विंध्याटवी को निकल भागते हैं। राजकुमार कंदर्प केतु को सोते हुए छोड़कर वासवदत्ता जंगल में घूमने चली जाती है और किरातों के डर से एक ऋषि के आश्रम में चुपके से घुस जाती है, जिस धृष्टता के लिए ऋषि के शाप से वह शिला बन जाती है। जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वासवदत्ता को न पाकर उसके वियोग में वह आत्महत्या करने को उद्यत हो जाता है, किंतु एक आकाशवाणी प्रिया मिलन की सूचना देकर उसे मृत्यु से बचा लेती है। अंत में वह जंगल में वासवदत्ता को खोजते हुए एक शिला पुत्रिका को देखता है और उसका जब स्पर्श करता है तो वह उसकी सजीव प्रियतमा वासवदत्ता के रूप में बदल जाती है। दोनों का पुनर्मिलन होता है और दोनों ही अपनी राजधानी लौटकर सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन और राजसुख का उपभोग करते हैं। वासवदत्ता की कथा का यही सार है। सुबंधु की विशेषता कथा वस्तु और घटनाओं के विस्तार में नहीं, प्रत्युत नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन और उनकी विरह दशा और संयोगावस्था के मनोरम चित्रण में है। सुबंधु की यह रचना संस्कृत गद्य काव्य के उस प्रकार भेद का उदाहरण है जिसमें कथा वस्तु की अपेक्षा वर्णन व चित्र्य का बाहुल्य रहता है, जिसमें पांडित्य कथा वस्तु का स्थान लेकर कृत्रिमता की सर्जना करता है। सुबंधु की गद्य शैली में अतिशयोक्ति, अनुप्रास तथा समाज की अधिकता परिलक्षित होती है। इसका रचना विन्यास गौड़ी रीति के उत्कर्ष का प्रतिपादक है। उनका काव्य श्लेष तथा विरोधाभास का ऐसा गहन कानन है कि उसमें स्वाभाविक काव्य सौंदर्य अदृश्य सा हो जाता है।
सरस्वती की अनुकंपा से कवि प्रत्येक पदावली में श्लेष समावेश की प्रतिज्ञा का पूर्णतया निर्वाह करता है। कवि का यही श्लेष प्रेम उसके काव्य को दुरूह बना देता है। सुबंधु की वासवदत्ता की अलंकृत साज सज्जा पर आनंदवर्धन की कविगण बहुधा अलंकार योजना के मोह में पड़कर कथा प्रवाह तथा रसानुभूति की उपेक्षा कर देते हैं। ये आलोचना सटीक बैठ जाती है। बाण ने हर्षचरित में जो ये लिखा है कि श्लेष प्राय मुदिच्येषु अर्थात उदिच्यों में श्लेष की प्रधानता होती है, और यह बात सुबंधु की रचना में पूर्णतया घटित है। अतः इन्हें उत्तर में काश्मीर का निवासी मानना चाहिए। सरस्वती दत्तवर प्रसादकः चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु। वामन से सुबंधु पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि वामन भट्ट ने इनका उल्लेख किया है। प्राकृत के वाक्पति राजकृत गौड़वहो 700 से 725 में सुबंधु का उल्लेख है। बाण की भांति वे लंबे लंबे गद्य लेखन में रुचि नहीं रखते। यद्यपि गद्य पद्य दोनों के सिद्धहस्त लेखक थे, तथापि वे एक सफल गद्यकार के रूप में आज भी विद्वत जन परिषद में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। कविराज ने ठीक ही लिखा है, सुबंधु बणिभट्टश्च कविराज इति त्रय वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश्चतुर्थ विद्यते न वा।